सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सीटेट एग्जाम 2015 के पेपर को लेकर के आए हैं। दोस्तों, ये पेपर हुआ था 22 फरवरी 2015 को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को, जितने भी यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? टीचर्स इन ऑर्डर टू हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज नीड टू फोकस ऑन, यानी कि जो टीचर है वो बच्चों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में, बच्चों के ज्ञान अर्जन में सहायता तो टीचर करते ही हैं, लेकिन उनको फोकस कहाँ पर करना चाहिए इसके लिए? तो बच्चों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की आवश्यकताओं में कुशलता प्राप्त करना, या सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इन्वॉल्विंग द लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन। बच्चों को सक्रिय सहभागिता के लिए वो क्या करते हैं? लगातार प्रेरित भी करते हैं, और बच्चे सब शामिल होंगे, एक्टिविटीज में शामिल होंगे, तो वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे, तो वो कंस्ट्रक्टिव लर्नर बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, तो वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अध्यापक यानी कि टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रतिभाशाली किसका संयोजन है? तो यहाँ पर आप देखिए प्रतिभाशाली बच्चों की इसमें से कौन सी विशेषता है, बस यही पूछा है। तो उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। तो उच्च क्षमता यानी कि हाई टैलेंट, उच्च सृजनात्मकता यानी कि हाई क्रिएटिविटी, और उच्च स्मरण शक्ति यानी कि हाई मेमोरी। उसके बाद है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। तो हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी और हाई कमिटमेंट। तो दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हाई टैलेंट, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई मेमोरी। उस बच्चे के अंदर क्षमता भी होनी चाहिए, यानी कि हाई टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम प्रतिभाशाली बच्चों की बात करें तो प्रतिभाशाली बच्चा ऐसे बच्चे को हम कहेंगे जिसके अंदर हाई टैलेंट हो, हाई क्रिएटिविटी हो, कुछ नया करने की भूख हो उस बच्चे के अंदर, और उसकी स्मरण शक्ति, उसकी मेमोरी भी बहुत अच्छी हो। तो ये सब प्रतिभाशाली बच्चे के लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, एरर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे, जो गलतियां होती हैं वो क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के का तरीका उपलब्ध कराती हैं। गलत है, बच्चे गलतियां करेंगे तो गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती है कि उनको टीचर डांटे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बच्चे के विचार को दृष्टिकोण उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। फिर है ये कक्षा के कुछ बच्चों को हटाने के आधार उपलब्ध कराती है। ये गलत है, सारे बच्चे हमारे लिए एक समान होते हैं। यह बच्चों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत, जहां पर भी समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा उस ऑप्शन को आप गलत ही करोगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है, ये बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है। इसका मतलब क्या दोस्तों? देखिए, प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस। जब बच्चा कोई गलती करता है तो उस गलती पर वो सोचता है कि आखिर उससे गलती कैसे हो गई और क्या क्या रीजन थे इस गलती के, तो वह विचार करता है, सोचता है, और फिर सोचता है कि अब इस गलती से मैं बाहर कैसे निकलूं, इसको कैसे मैं सुधारूं। ठीक है, और उसके समाधानों को भी वो, चाहे कोई भी इसके साथ घटना हुई है, किसी प्रकार से भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई है, तो वह अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है, सामने वाले से सॉरी बोल रहा है, उसको जो भी समाधान उसको समझ में आ रहा है, सोल्यूशन वो कर रहा है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। गलतियां बच्चे नहीं करेंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे? तो गलतियां यहाँ पर इसीलिए गलतियां भी महत्वपूर्ण होती हैं, बताया गया है एनसीएफ 2005 में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। किस प्रकार का? लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिफिकल्टी, लर्निंग प्रॉब्लम या लर्निंग डिसएडवांटेज। तो दोस्तों, ये होता है लर्निंग डिसेबिलिटी। जैसे कि बच्चा लिखा बी है, उसको इस तरीके से वो उसको डी समझ में आता है। ठीक है, जैसे लिखा सा है, उसको वो क्या पढ़ रहा है? वॉस। तो ये मिरर इमेज है, आप देखोगे तो इस तरीके से बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है, तो इसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। और यहाँ पर देखिए अधिगम अक्षमता यानी कि
लर्निंग डिसेबिलिटी, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ ए चिल्ड्रन? बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए इसमें से कौन ज्यादा जरूरी है? अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमोशनल सपोर्ट बच्चे के टीचर्स भी उसको प्रोवाइड कराते हैं। फिर है कक्षा कक्ष को नियंत्रित करना या कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। अगर कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश रहेगा तो बच्चे का संवेगात्मक विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो टीचर कहेंगे वो उसी के अनुसार चलेगा। तो इस तरीके से उसका जो नियंत्रित परिवेश है, या फिर ये कहें कि वो रट्टू तोता बन के रह जाएगा अगर नियंत्रित परिवेश में रहेगा। कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। फिर है कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, यानी कि डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट। और ये सबसे अच्छा तरीका, डेमोक्रेटिक क्लासरूम मतलब जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, जैसे भारत हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें आपको किसी भी मुद्दे पर किसी के भी बारे में कोई भी चीज आप क्या कह पाते हो खुल करके, और किसी भी घटना के बारे में आप अपने विचारों को खुल करके रख सकते हो। यहाँ पर अभिव्यक्ति की क्या है, आजादी है। इसी प्रकार से क्लासरूम में भी प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए कि आपको जो भी समस्या है आप उसको खुल करके टीचर से कह पाए, अपने साथियों से कह पाए, और जहां किसी विषय में समस्या आ रही है उसको पूछ पाए और समाधान प्राप्त कर पाए या समाधान ढूंढे, किसी समस्या का भी समाधान ढूंढे। यानी कि कक्षा में बिल्कुल प्रजातांत्रिक माहौल हो कि सारे बच्चे अपनी अपनी जो भी प्रॉब्लम है, डिफिकल्टीज है, उनको टीचर्स के साथ डिस्कस कर पाए, किसी भी मुद्दे पर डिस्कशन कर पाए। तो ये क्या है, प्रजातांत्रिक परिवेश। तो ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? टीचर्स नीड टू क्रिएट अ गुड क्लासरूम इन्वायरमेंट टू फैसिलिटेट चिल्ड्रंस लर्निंग। टू क्रिएट सच अ लर्निंग इन्वायरमेंट विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? यानी कि इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए ऐसा परिवेश जहां पर बच्चे अपने आप ज्ञान का निर्माण करें और अपने कक्षाई परिवेश का सृजन खुद करें, वो खुद क्लास को अच्छा बनाएं। तो ये जो है यहाँ पर जो बताया गया, इस प्रकार का जो अधिगम है उसके परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख, या बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति देना। तो अगर कक्षा सृजनात्मक बच्चों की है, ऐसे बच्चों की है जो अपनी कक्षा के माहौल को सृजनात्मक तरीके से बनाना चाहते हैं, जहां पर कोई भी बच्चा अपनी बात को खुलकर रख पाए, अपनी समस्या का समाधान भी वो ढूंढ पाए, जो टीचर प्रोजेक्ट दे उन प्रोजेक्ट के वो आंसर भी ढूंढे, कैसे उसको बनाना है, क्या करना है। तो इस तरीके से ये सब तभी हो पाएगा जब टीचर बच्चों को स्वीकार करेंगे, अध्यापक का सकारात्मक रुख रहेगा और बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल सही नहीं है ऑप्शन नंबर 1 की अध्यापकों के अनुसार कार्य किया जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। टीचर्स के अकॉर्डिंग एकदम अगर बच्चे काम करेंगे तो वो अपने मन का कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इससे उनका जो डेवलपमेंट है हो नहीं पाएगा सही से। क्वेश्चन नंबर 7 है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, उनके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? यहाँ पर कुछ बॉयज और गर्ल्स के बारे में कुछ यहाँ पर आप देखिए स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इनको हम देखते हैं, इसमें से कौन सा सही हमें चूज करना है। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। ये तो एक तरीके से स्टीरियोटाइप है, हम कह सकते हैं रूढ़िबद्ध तरीके से है कि लड़कों को विज्ञान पढ़ना चाहिए और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ना चाहिए। फिर है लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, फिर है लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी हैं ये सब स्टीरियोटाइप है। यहाँ पर जो थोड़ा भिन्न है वो सबसे ऑप्शन नंबर 1 है, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बॉयज शुड बी हेल्प इन हाउस होल्ड कोर्स, ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये इन सब में क्या है, डिफरेंट है। ये आप देखो ये स्टीरियोटाइप चला आ रहा है, ये थोड़ा सा इनसे अलग है, तो इसीलिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए एक महत्वपूर्ण है, एक इफेक्टिव टीचर होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो आप उसको इग्नोर करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं सही है। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना और पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, एकदम किताब में देख करके जो प्रश्न के उत्तर लिखे हुए वो लिखना, तो ये भी गलत हो जाएगा। और
समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। तो अगर हम समूह गतिविधि नहीं कराएंगे तो बच्चों के अंदर बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे समय जैसे कि एक दूसरे का सहयोग करने की भावना, ईमानदारी की भावना, ये सब चीजें जब हम बच्चों को समूह गतिविधि कराते हैं तो वो एक टीम वर्क करते हैं और उनके अंदर टीम को जिताने का प्रयास होता है। तो समूह गतिविधियां, खेल, इन सब के माध्यम से बच्चों का भी एक तरीके से और डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए समूह गतिविधि को हम भी हल्के में नहीं ले सकते। तो इसीलिए यहाँ पर ये भी क्या है, ये भी कम महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, ये सबसे अच्छा तरीका है कि प्रत्येक बच्चे के टच में हमें रहना पड़ेगा। बी इन टच विथ ईच एंड एवरी चाइल्ड। प्रत्येक बच्चे की क्या समस्या आ रही है, उसको अधिगम में कहाँ क्या प्रॉब्लम है, किस विषय में वो बहुत अच्छा है, किसमें कमजोर है, इसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आंकलन कार्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क। इसमें से कौन सा रचनात्मक आंकलन का कार्य नहीं है? तो प्रोजेक्ट, परियोजना, फिर देखिए ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन, फिर है रैंकिंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, फिर है ओपन एंडेड क्वेश्चन, खुले अंत वाले प्रश्न पूछना। दोस्तों, जो रचनात्मक आंकलन होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लगातार बच्चों की जो भी छोटी मोटी गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, उसको सुधारते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और ये क्रम जो है ये लगातार साल भर चलता रहता है उनके पूरे कोर्स के टाइम तक। तो इसमें हम प्रोजेक्ट तो बनाते ही हैं, प्रोजेक्ट वर्क तो करते ही हैं, क्योंकि रचनात्मक आंकलन है ना, तो इसमें प्रोजेक्ट वर्क तो रहेगा ही। इसमें बच्चे किसी भी टॉपिक पर वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें जो भी चीजें अपने मन से वो उसको और अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं। अगर टीचर सहयोग कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, वरना वो पूरी उसमें अपनी मेहनत पूरा लगाते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा बने। और अवलोकन तो इसमें होता ही है, ऑब्जर्वेशन तो इसमें होता ही है रचनात्मक आंकलन में बच्चों का। फिर है खुले अंत वाले प्रश्न, यानी कि अगर किसी चीज के बारे में आपने पूछा, मान लीजिए पेड़ों के 5 लाभ बताओ, तो ये यहाँ पर 5 लाभ, अब बच्चा उसमें से जो 5 लाभ आपने इसको दे दिए, इसमें इसे वो कोई भी आपको 5 लाभ बता पाएगा, या जो पहले बच्चे ने बताया जरूरी नहीं दूसरा बच्चा भी वही सेम 5 लाभ बताए। तो ये खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो यहाँ इसके माध्यम से हम योग्यता क्रम निर्धारित नहीं करते हैं, फॉर्मेटिव आंकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा हम बच्चों का क्रम निर्धारित नहीं करते, यानी कि रैंकिंग नहीं उनकी निकालते हैं क्लास में कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, ये काम नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिफिशियंसी इन द एबिलिटी टू राइट एसोसिएटेड विथ इम्पेयर्ड हैंडराइटिंग इज ए सिम्टम ऑफ। यानी कि जो विकृत लिखावट है या लिखने की जो समस्या होती है, लिखने की कह सकते हैं बच्चे के अंदर अक्षमता है, तो उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? डिस्प्रैक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। और डिसलेक्सिया आपको पता है पठन संबंधी विकार है, जिसमें आपको बताया था मैंने कि वो बी को डी पढ़ता है, इस तरीके से उसे प्रॉब्लम हो जाती है, पढ़ने की समस्या होती है। डिसकैल्कुलिया गणित में उसको प्रॉब्लम होती है बच्चे को, गणना विकार होता है, गिनने में गलतियां कर देता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए डिस्प्रैक्सिया दिया, एक प्रकार से समन्वय विकार होता है। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया बच्चा समन्वय नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो अकॉर्डिंग टू द पियाजे, आपको पता ही है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं, उनके अनुसार इसमें से विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौन सा ऐसा यहाँ पर चारों में से ऑप्शन है जो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बाधा नहीं उत्पन्न करता है या संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो सोशल एक्सपीरियंस, फिर है परिपक्वन, फिर है क्रियाकलाप और फिर है भाषा। जब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, तो वह और परिपक्व होता है, यानी कि वह और मैच्योर होता है। और जब संज्ञानात्मक विकास उसका ज्यादा होता है, बुद्धि का विकास होता है, तो वह एक्टिविटीज भी करता है, यानी कि वह और आगे अपने जीवन में बढ़ता है और उसकी भाषा भी और अच्छी होती है। ठीक है, तो ये सबको कौन प्रभावित करता है? संज्ञानात्मक विकास। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक अनुभव, जब बच्चा एक बार उसको सोशल एक्सपीरियंस हो जाता है, वह अपने आसपास के लोगों को, अपने स्कूल के लोगों को, सभी से उसका इंटरेक्शन हो जाता है, सभी से उसे सामाजिक अनुभव मिल जाता है, तो वह
उसके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह जितने भी लोगों के बीच में रहता है धीरे धीरे वह सभी के साथ घुल मिल जाता है और वह उसके संज्ञानात्मक विकास को, जो उसकी बुद्धि है, जो स्कूल में वो सीख रहा है, जो भी चीजें वो कर रहा है स्कूल में जा करके या जो भी विषय वो पढ़ रहा है, वो उसको प्रभावित नहीं कर पाता सामाजिक अनुभव। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? Which of these does not imply practical intelligence in the Triassic theory? केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना या पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, ये जो त्रितंत्रीय सिद्धांत है इसमें व्यवहारिक बुद्धि का यानी कि जो हमारी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है उसमें यहाँ पर जो अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना ये गलत हो जाएगा। इसके जो त्रितंत्रीय सिद्धांत है बुद्धि का यानी कि बुद्धि के व्यवहार का, यह बिल्कुल ये नहीं कहता कि केवल आप अपने विषय में सोचिए और अपने विषय में ही केवल व्यवहारिक रहिए। हमें हर किसी के बारे में व्यवहारिक रहना है, हर किसी के बारे में प्रैक्टिकल रहना है, खाली अपने लिए नहीं रहना है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ये सही है कि इस प्रकार के पर्यावरण का आप चयन करिए जिसमें आप सफल हो सकते हैं, यानी कि ऐसे लोगों के साथ ही आप रहिए, अपने आसपास का इन्वायरमेंट ही ऐसा बना लीजिए जहां पर आपको अच्छे लोग मिले और पर्यावरण के साथ आप अनुकूलन भी करें। ठीक है, जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है जो अच्छा है उसको अडॉप्ट भी करें और पर्यावरण का पुनर्निर्माण भी करें। अपने आसपास जो अच्छे हैं आपको उन्हीं को रखिए, जो आपके लिए ठीक नहीं है उनसे आप थोड़ा दूर ही रहिए। तो ये सब यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। नाराज कोई भी हो सकता है, कोई भी नाराज किसी भी बात पर एंग्री हो सकता है, किसी भी तरीके से किसी भी बात पर किसी को कोई बुरा लग गया, कोई सही मात्रा में बात कही गई, सही समय पर की गई, सही उद्देश्य के साथ की गई, लेकिन हो सकता है कभी कभी सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात से बुरा लग जाता हो। तो यह किससे संबंधित है? सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से या संवेगात्मक विकास से? तो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हो, नाराज होना यानी कि क्रोधित होना ये क्या है? एक प्रकार से संवेग ही तो होता है, तो ये संवेगात्मक विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए या ग्रेड एवं अंकों के लिए? तो दोस्तों इन लर्निंग असेसमेंट इज इसेंशियल फॉर, जो हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं, जो आंकलन करते हैं, किस लिए करते हैं? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को प्रेरणा देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, जिस विषय में वो अच्छे हैं उसमें और अच्छा करें, जहां गलतियां कर रहे हैं उसको सुधार करके आगे बढ़े। तो मोटिवेट करने के लिए ही आकलन होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज नोन एज। जैसे कि बच्चे को ये पता है कि हाँ जो जिनके पास पंख होता है वो चिड़िया है। ठीक है, जिनके पास पंख होता है वो क्या है? वो चिड़िया है और वो क्या होता है? उड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो बच्चे के दिमाग में आपने डाल दिया, लेकिन अब वो चिड़िया कौवा है कि कोयल है कि मैना है कि तोता है, अब बच्चा इसमें और नई जानकारी जोड़ रहा है कि ये जो पर्टिकुलर पक्षी है इसको हम तोता कहते हैं, इसका रंग हरा होता है, ये जो काला है इसको हम कौवा कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चे नई जानकारी जब जोड़ेंगे, जो उनकी पुरानी जानकारी है उसमें वो नई जानकारी उसको उसमें और जोड़ेंगे, तो यह क्या है? साम्य धारण यानी कि इक्विलिब्रियम है या इक्विलिब्रेशन है, आत्मसातकरण, एसिमिलेशन है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है या समायोजन है, एकोमोडेशन है। तो दोस्तों इसे हम कहेंगे आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? We all are different in terms of our intelligent। हम सभी क्या होते हैं? भिन्न होते हैं इंटेलिजेंट के संदर्भ में। मोटिवेशन, किसी के पास ज्यादा अभिप्रेरणा होती है। इंटरेस्ट, किसी को खेलना पसंद है तो किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को साइंस पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है, किसी की बुद्धि ज्यादा है। तो ये सब चीजें क्या है? हर एक इंसान दूसरे से डिफरेंट है। तो ये जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? बुद्धि के सिद्धांत से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से या व्यक्तिगत भिन्नता से? तो इसका साफ साफ आंसर है
व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक भिन्नता क्या होती है, इसीलिए हर एक व्यक्ति की बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, यह अभिप्राय है। वंचित समूह के बच्चों के अलावा जो बच्चे किसी प्रकार से डिसेबल हैं, चाहे वो अस्थि बाधित हैं, चाहे वो दृष्टि बाधित हैं, चाहे वो किसी प्रकार से हैं, मूक बधिर हैं, सारे के सारे बच्चों को, और जो वंचित समूहों से आते हैं, दबे कुचले हुए हम कह सकते हैं ऐसे बच्चे, जो जनजाति समूहों से आते हैं, या जिनके माता पिता ने उनके पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, ऐसे सारे बच्चे, और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, सामान्य बच्चे, उन सारे बच्चों को जब हम एक ही कक्षा में बैठा करके शिक्षा देते हैं तो इस शिक्षा को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन या अनुकूल चिंतन। तो जब कोई आउट ऑफ द बॉक्स जा करके सोचता है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी विषय के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में बच्चा बस खाली इतना ही नहीं सोचता कि हाँ मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया, इसके क्वेश्चन आंसर मुझे याद हो गए, अब तो बस सब तैयार हो गया, बल्कि बच्चा उसके बारे में प्रयोग करता है, खोज करता है, सीखता है उस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। किताब के बाद भी वो अपनी बाहरी दुनिया में भी उसके बारे में सोच रहा है, उसके बारे में प्रैक्टिकल कर रहा है, जबकि टीचर ने बस खाली पढ़ा दिया, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखा दिए, लेकिन बच्चा उसके बारे में लगा हुआ है, सोच रहा है कैसे कैसे क्या चीजें हुई थी, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स जा करके सोच रहा है। इसका मतलब वो किस प्रकार का चिंतन कर रहा है? डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा है। किसी भी समस्या के वो बहुत सारे उत्तरों के बारे में विचार कर रहा है, ठीक है। तो ये अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी यूज्ड बाय टीचर्स इन टीचिंग टू डेवलप इंसाइट इनटू। जो विद्यार्थियों का हम आकलन करते हैं वो किस दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए करते हैं? उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय स्तर के अनुकूल नहीं है, तो यहाँ पर बच्चों को पास करने की तो बात ही नहीं हो रही है आकलन में। फिर है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। फिर है कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो समूह मैंने कहा आप लोगों को कि वर्गीकरण नहीं करना है कि ये प्रतिभाशाली हैं, ये कमजोर हैं, ये बहुत कमजोर है, ये काम नहीं करना आपको। फिर है विद्यालय की पहचान करना, उन विद्यार्थियों की, उन स्टूडेंट्स की पहचान करना, उनको आइडेंटिफाई करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना, जिन्हें पास करना। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर हम असेसमेंट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? बच्चों की आवश्यकता के अनुसार अपनी टीचिंग में चेंजेस लाने हैं। टीचिंग अप्रोच में क्या करना है? अपनी टीचिंग की टेक्निक में, टीचिंग के मेथड में अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे प्रकार के मेथड का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? उनको पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें क्या करना है? अपने टीचिंग मेथड में ही चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड बी प्लान्ड इन अ मैनर सो एज टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल। यानी कि जो लर्निंग है वो कैसी होनी चाहिए? वो अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए। जब अनुभवों पर आधारित होगी तो वह क्या होगी? सार्थक होगी। अब इन यहाँ पर नीचे दिए गए जितने भी अधिगम अनुभव हैं इनमें से कौन सा बच्चों के लिए सुगम नहीं है? विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण या विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो आप देख रहे हो ये अधिगम के लिए सार्थक नहीं है, क्योंकि एक बार आपने उस चैप्टर को याद करा दिया है और आप फिर केवल याद कराने के लिए क्या कर रहे हो? उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हो। रिपीटेशन बेस्ड ऑन मेर रिकॉल ऑफ कंटेंट। तो इससे बच्चे अपने अधिगम अनुभवों को और बढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो बस केवल रटाया जा रहा है, याद करने की बात की जा रही है। जबकि विषय वस्तु पर बच्चे खुद प्रश्न बनाएंगे तो सीखेंगे, और वाद विवाद चर्चा करवाया जाएगा तो भी बच्चे सीखेंगे, और किसी वस्तु, किसी टॉपिक के बारे में प्रेजेंटेशन अगर आप बच्चों से करने को कहेंगे तभी भी बच्चे सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है।
जब हम बच्चों को पनिशमेंट देते हैं, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, तो इसका परिणाम क्या होता है? शाब्दिक का मतलब हमने बच्चे को डांट दिया, और गैर शाब्दिक का मतलब है कि वो हमारे चेहरे के हाव भाव को देख करके ही वो समझ गया कि टीचर हमसे नाराज है। तो इसका क्या परिणाम होता है? बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उसके अंकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना या उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ पर डैमेजिंग देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को क्या करना? नष्ट करना। ठीक है, बच्चे जो खुद की अवधारणा जो सोच रहे हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, बच्चा डरा हुआ महसूस करेगा। तो बच्चे को बिल्कुल शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड तो बिल्कुल देना ही नहीं है, ताकि वो जो भी अवधारणाएं बता रहा है उसके अनुसार जो भी सही है आपको उसमें सुधार करने की कोशिश करनी है। जो भी आपके पास वो विचार लेकर के आया है किसी भी घटना के प्रति या किसी भी टॉपिक के प्रति, आपको उसमें सुधार कर देना, लेकिन उसको डांटना नहीं है कि इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से होगा, तो बच्चा उसको समझेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अध्यापिका ने एक कमेटी में प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका भाषा पर अच्छा अधिकार रखती हैं, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही हैं, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है या एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती हैं। तो सभापति की जगह उन्होंने प्रधान को क्या लिखा? सभा अध्यक्ष लिखा। अब जो सभा अध्यक्ष है यह कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो यह एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सभापति, यहाँ पर आप देखिए इससे लग रहा है कि ये किसी मेल के बारे में हो रहा है, लेकिन जब अध्यक्ष आ गया तो अध्यक्ष में कोई औरत भी आ सकती है, फीमेल भी, कोई मेल यानी कि कोई आदमी भी आ सकता है। तो यह एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, यूजिंग अ जेंडर फ्री लैंग्वेज। तो ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए जरूरी होता है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज इसेंशियल फॉर। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, जो हर महीने में बच्चों के यूनिट टेस्ट होते हैं, बच्चे लगातार टेस्ट देते रहते हैं, इसका यह किस लिए आवश्यक होता है? शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए? ये तो गलत है कि शिक्षा बोर्ड को जवाबदेही देने के लिए ही केवल सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जाता है, या शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। तो दोस्तों, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है वह यह समझने के लिए, यह अंडरस्टैंड करने के लिए किया जाता है कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है और दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड। पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, आकलन के माध्यम से बच्चा गलती कहाँ कर रहा है, फिर उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कि कौन सा बच्चा लिखने में गलती कर रहा है, कौन सा बच्चा पढ़ने में गलती कर रहा है, कौन से बच्चे का कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, फिर हम उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? इन लॉरेंस कोहलबर्ग थियरी विच लेवल सिग्निफाइज द अब्सेंस ऑफ मॉरलिटी इन द ट्रू सेंस? स्तर 4, स्तर 1, स्तर 2 या स्तर 3? दोस्तों, जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के स्तरों में जो पहला होता है, आप सभी को पता है कि वह पूर्व परंपरागत स्तर होता है, और इस स्तर पर जो बच्चे का नैतिक विकास होता है, नैतिक विकास सामाजिक व सांस्कृतिक नियमों की तरह, जैसे कि अच्छा या बुरा, सही या गलत आदि की व्याख्या मिलने वाले दंड, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक सामर्थ्य अथवा होने वाले स्थूल परिणामों से आंकी जाती है। तो ये आता है स्तर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि बच्चे को इसकी नॉलेज नहीं होती है, उसे समाज के द्वारा बताया जाता है नैतिकता कि क्या गलत है, क्या सही है, झूठ बोलना सही नहीं है, ये सब चीजें बच्चों को धीरे धीरे नैतिक चीजें सिखाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन? तो बच्चे का यहाँ पर हमें क्या करना है? समाजीकरण करना है। उसके समाजीकरण के संदर्भ में इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, तो ये तो सही है सामाजिकरण के मामले में, क्योंकि सभी बच्चों को समान अधिकार है। फिर सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है।
फिर है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। तो ये तो सही है, ये तीनों के तीनों सामाजिकरण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है कि बच्चे जो विद्यालय में बताई गई बात है, चिल्ड्रन उसी को एक्सेप्ट करते हैं जो और उन्हीं बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो बच्चे एकदम रट्टू तोता नहीं, सेम टू सेम विद्यालय में जो भी बातें बताई गई हैं उन्हीं को स्वीकार करते हैं, उसी को एक्सेप्ट करते हैं, और चाहे उनकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वो कुछ भी हो। तो यहाँ पर ये जो है ये सामाजिकरण के विषय में बिल्कुल सही नहीं है। तो अगर विद्यालय में ऐसी चीजें बच्चे को बताई गई जो उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड नहीं है, तो बच्चा इससे क्या होगा, इससे बच्चे के समाजीकरण में विरोध उत्पन्न होगा, जो कि किसी भी दशा में समाजीकरण का प्रभावशील मॉडल नहीं कहलाएगा। इसीलिए सारी चीजें ध्यान में रख करके ही टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती। किसी भी एक व्यक्ति, वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? यानी कि जो पुष्पा है वो देख रही है अध्यापिका की अकेले नहीं काम कर पा रही, लेकिन अगर थोड़ी सी भी कोई उसकी सहायता कर दे रहा है तो पुष्पा उस काम को बहुत अच्छे से कर ले रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सहारा देना या पार्श्वकृत। इसको हम कहेंगे स्कैफोल्डिंग, सहारा देना। थोड़ा सा सहारा मिलने पर क्या होगा, वो अपने काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, वो लगातार सहायता नहीं चाहिए, बस उसको बस थोड़ा सा मोटिवेशन या सहारा चाहिए जिससे वो अपना काम खुद कर ले। तो इसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं और अक्सर इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? तो बाल्यावस्था अवधि के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। बाल्यावस्था जो कि 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसमें उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में, भूमिकाओं यानी कि जो आपके घर में आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके बड़े हैं, उनके भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। वह समूह इसमें से कौन सा है? अध्यापक एवं साथियों का, साथी एवं माता पिता का, माता पिता एवं भाई बहन का, या भाई बहन एवं अध्यापक का? तो बाल्यावस्था अवधि के दौरान जो भूमिका होती है बच्चों के व्यवहारों के बारे में जानकारी देने की, वो होती है माता पिता एवं भाई बहन की। ऑप्शन नंबर 3 जो है पेरेंट्स एंड सिबलिंग, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, या 11 से 18 वर्ष। दोस्तों, जो परिवर्ती बाल्यावस्था होती है जिसे हम परिपाक काल भी कहते हैं, ये होती है 9 से लेकर के 12 वर्ष तक, जिसे हम परिपाक काल कहते हैं। और जो 6 से लेकर के 9 वर्ष तक होता है इसे हम कहते हैं संचय काल। इसमें बच्चा खिलौनों का और अपनी चीजों का संचय करता है, और ये जो है इसमें परिपाक काल हो जाता है, वो समूहों में खेलना भी शुरू कर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में भी नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है। यहाँ पर देखिए 6 से 11 वर्ष दे दिया है 3 में, तो ये भी नहीं सही है। 11 से 18 वर्ष तो आपको पता है इसमें तो किशोरावस्था भी आ जाती है। तो 9 से 12 वर्ष आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें लगा नहीं, इसमें एक भी आंसर दिया ही नहीं है उसके अकॉर्डिंग। तो 9 से 12 वर्ष की अवस्था जो है ये समूह परिवर्ती अवस्था या परिपाक काल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस बिल्कुल नहीं। सतत तथा असतत अधिगम, इस पर भी नहीं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर सतत और असतत अधिगम के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। प्रकृति तथा पालन पोषण का वाद विवाद या चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर दोस्तों यही है, प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद। तो यहाँ पर जो आर्जव कहता है वो कहता है भाषा का विकास नैसर्गिक होगा, यानी कि प्रकृति ही उसको सिखाएगी, प्रकृति से ही वह सीखेगा, ठीक है। लेकिन जो सोनाली है वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि ये हमारे परिवेश से क्या होता है, प्रभावित होता है। हमारे आसपास के लोग जिस तरीके की भाषा बोलते हैं, जो हम पर्यावरण से सुनते हैं, वही भाषा हम बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सोनाली कह रही है वो सही भी कह रही है। तो यहाँ पर देखिए प्रकृति जो सिखा रही है, और जो आसपास उस बच्चे के जो वातावरण में जो उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके आसपास के लोग रह रहे हैं, वह उसकी पालन पोषण भी कर रहे हैं और उसको सारी चीजें सिखा भी रहे हैं। तो इसी दोनों पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वाद विवाद हो रहा है कि प्रकृति सिखाएगी कि आसपास का वातावरण सिखाएगा, या उसके आसपास रहने वाले लोग सिखाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं,
विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। बच्चों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है। क्लीनलीनेस के लिए, सफाई के लिए कम्युनिटी बनानी है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? अगर बच्चों को हम समिति का सदस्य बना देंगे तो इससे क्या होगा? प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम या प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। जब इस तरीके से हमें किसी समूह में जोड़ा जाएगा तो उस समूह के सदस्य हम बनेंगे तो हमारे अंदर सामाजिक भावना आएगी, और जब अपने देश की, अपने कल्चर के लिए, संस्कृति के लिए हम साफ सफाई करेंगे तो सांस्कृतिक भावनाएं भी आएंगी, इससे हमारी संस्कृति भी जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़िएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे और आप सारे वीडियोस को हमारे ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। सारे के सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सारे विषयों को देखते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद।